हेलो। तो आज अपन रिवाइज करते हैं सेक्शन 149 कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो सबसे पहले एवरी कंपनी शेल हैव ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ द इंडिविजुअल एज ए डायरेक्टर। हर कंपनी को जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखना पड़ेगा जिसके अंदर इंडिविजुअल ही डायरेक्टर बन सकते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर। उसके बाद में इसमें दिया है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते हैं। एक कंपनी में, पब्लिक कंपनी में 3 हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 हो सकते हैं एंड 1 पर्सन कंपनी में 1 डायरेक्टर हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की लिमिट क्या है? 15 डायरेक्टर है। लेकिन अगर कोई कंपनी 15 से ज्यादा रखना चाहती है तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। लेकिन ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15 वाली बात एंड स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाने वाली बात गवर्नमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। उनको एग्जम्पशन दिया गया है। कब मिलेगा उनको एग्जम्पशन? अगर उन्होंने फाइलिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न जो है उसमें डिफॉल्ट नहीं किया है। नेक्स्ट अपन देखेंगे वुमेन डायरेक्टर। एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर रखना मैंडेटरी है। किन कंपनीज को? एक तो लिस्टेड कंपनी को एंड एक अदर देन जो लिस्टेड कंपनी मतलब अदर पब्लिक कंपनी को जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर हो एंड टर्नओवर 300 करोड़ और मोर हो। ये कब देखना है अपने को? लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देखना है। उसके अलावा अगर कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट है तो उसको वुमेन डायरेक्टर कब अपॉइंट करवाना पड़ेगा? विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। और अगर कोई इंटरमीडिएट वैकेंसी हो जाती है वुमेन डायरेक्टर की तो वो कैसे फिलअप की जाएगी? तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेगा बाय द इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और विद इन ए 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर। उसके बाद में अपन बात करते हैं रेजिडेंट डायरेक्टर। एवरी कंपनी शेल हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हु स्टेज इन इंडिया फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज। हर कंपनी को एक ऐसा डायरेक्टर रखना पड़ेगा जो इंडिया में रहा हो। हर कंपनी को एक डायरेक्टर ऐसा रखना पड़ेगा जो इंडिया में रहा हो फॉर द पीरियड नॉट लेस देन 182 डेज। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड इंटरेस्टेड डायरेक्टर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं वो एक्टिव डायरेक्टर होते हैं जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो लेस एक्टिव डायरेक्टर होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एग्जांपल है होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर। और वहीं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के एग्जांपल हो सकते हैं प्रोफेशनल डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के अंदर किसी बिजनेस ऑपरेशन को, किसी डिपार्टमेंट को स्मूथली ऑपरेट करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो पॉलिसी फ्रेमिंग रिलेटेड डिसीजन लेते हैं या फिर एफिशिएंट मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजन लेते हैं कंपनी में। हाँ, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 152। तो अगर आर्टिकल के अंदर कोई भी प्रोविजन नहीं है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर तो जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हु आर इंडिविजुअल वही अपन डीम टू बी दी फर्स्ट डायरेक्टर मान लेंगे। और अगर ओपीसी है तो उसके केस में इंडिविजुअल जो बीइंग ए मेंबर है उसी को फर्स्ट डायरेक्टर माना जाएगा। एंड नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। एवरी डायरेक्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। तो इन जनरल कोई भी डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट होगी वो कंपनी करेगी इन जनरल मीटिंग, एक्सेप्ट कंपनी लॉ में कोई और अदर प्रोविजन दिया गया हो। फॉर एग्जांपल सेक्शन 161 के अंदर दिया गया है कि अल्टरनेट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर उनकी अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा तो वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। अदरवाइज इन जनरल जो है कंपनी इन जनरल मीटिंग ही अपॉइंटमेंट करेगी किसी भी डायरेक्टर की। अदर रिक्वायरमेंट क्या है? हर डायरेक्टर जो है उसके पास में डिन नंबर होना जरूरी है तभी वो एज ए डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। उसके अलावा डायरेक्टर को क्या क्या डिटेल देनी पड़ेगी अगर वो एज ए डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट होता है? उसको एक तो अपना डिन नंबर देना पड़ेगा, एक उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड टू बिकम ए डायरेक्टर। उसको अपनी रिटर्न कंसेंट देनी पड़ेगी फॉर्म नंबर DIR-2 में कंपनी को। एंड कंपनी को जो है रजिस्ट्रार को रिटर्न कंसेंट जो है वो फाइल करनी पड़ेगी विद इन 30 डेज फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन दी फॉर्म नंबर DIR-12। उसके अलावा अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है तो उसके रिगार्डिंग एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा जिसके अंदर लिखा होगा कि इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड ही फुलफिल द ऑल द कंडीशन फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और एग्जेम्पशन दिया गया है गवर्नमेंट कंपनी को एंड सेक्शन 8 कंपनी को अगर उन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंड फाइलिंग द एनुअल रिटर्न में। किस चीज़ का एग्जेम्पशन है? जो डायरेक्टर को रिटर्न कंसेंट देनी पड़ती है टू एक्ट एज एन डायरेक्टर, उसकी एग्जेम्पशन दी गई है। नेक्स्ट अपन देखते हैं रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन सेक्शन 152 सबसेक्शन 6। तो ये सबसे पहले ये कंसेप्ट क्यों आया? ताकि जो शेयर होल्डर है उनको एक पावर मिल सके किसी भी डायरेक्टर के बारे में अगर उनकी अनफेवरेबल ओपिनियन है तो उसको वो री एलेक्ट कर सकते हैं, उसके स्थान पर किसी और को अपॉइंट कर सके। अब बात करते हैं अपन अपॉइंटमेंट ऑफ रोटेशन डायरेक्टर एंड नंबर ऑफ डायरेक्टर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द रिटायरमेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर एट एवरी जनरल मीटिंग।
अगर आर्टिकल ये प्रोवाइड नहीं कर देते हैं कि सारे डायरेक्टर जो है रिटायर बाय द रोटेशन होंगे, तो उस केस में क्या होगा, एटलीस्ट 2/3 मतलब नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक कंपनी। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये पब्लिक कंपनी को ही लगता है, तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर के एटलीस्ट 2/3 ऑफ द जो डायरेक्टर होंगे वो रोटेशनल डायरेक्टर होंगे, रिटायरमेंट ऑफ द रोटेशन के लिए लाइबल हो जाएंगे। और जो ये 2/3 जो डायरेक्टर होंगे उनका अपॉइंटमेंट कंपनी को इन जनरल मीटिंग करना पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट ये लिखा है कि अगर रिमेनिंग डायरेक्टर जो होंगे उनका अपॉइंटमेंट भी कंपनी करेगी इन जनरल मीटिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के बाद में जो भी सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग होगी उसमें 1/3 ऑफ द सच नंबर ऑफ डायरेक्टर, मतलब जो ऊपर अपन ने एटलीस्ट 2/3 ऑफ डायरेक्टर देखा, उनका 1/3 जो डायरेक्टर होंगे वो लाइबल होंगे टू रिटायर बाय द रोटेशन, एंड 1/3 अपन को लेना है नियरेस्ट टू 1/3। नेक्स्ट है अपन टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर के अंदर अपन को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं लेना है एंड नॉमिनी डायरेक्टर को नहीं लेना है। उसके अलावा एग्जाम्पल को अपन समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कंपनी में 12 डायरेक्टर है जिसमें से 2 इंडिपेंडेंट है एंड एक नॉमिनी डायरेक्टर है, तो अपन को निकालना है कि कितने डायरेक्टर जो है एक्चुअली लाइबल होंगे टू रिटायर बाय द रोटेशन। तो 12 में से 2 इंडिपेंडेंट को निकाल दो, एक अपने नॉमिनी को निकाल दो, तो बचते हैं 9 का अपन को करना है 2/3 जो होंगे लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, जिसको अपन रोटेशनल डायरेक्टर कहेंगे। तो 9 का 2/3 किया तो आता है 6, एंड फिर अपन को 6 का 1/3 करना है जो एक्चुअली रिटायर होंगे। 6 का अगर 1/3 करेंगे तो आता है 2 जो हो जाएंगे एक्चुअली रिटायर बाय द रोटेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए कंपनी में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है 6, उस केस में क्या होगा, तो 6 का 2/3 होंगे रोटेशनल डायरेक्टर, तो वो आता है 4, फिर 4 का 1/3 होंगे, 4 का जो 1/3 आएगा वो हो जाएंगे एक्चुअली रिटायर बाय द रोटेशन। तो 4 का 1/3 करेंगे तो आता है 1.33, लेकिन अपने को नियरेस्ट में राउंडेड करना है तो 1 हो जाएगा एक्चुअली रिटायर बाय द रोटेशन। नेक्स्ट अपन कंपनी के अंदर 7 डायरेक्टर मान लो, तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कंपनी में 7 है, तो उसका 2/3 करेंगे जो होंगे रोटेशनल डायरेक्टर, तो इसका 2/3 अपन ने किया तो आता है 4.7 करके 4.7। तो यहाँ पे जो 2/3 के केस में अपने को जो राउंडेड ऑफ करना है फ्रैक्शन को वो एज ए 1 करना है, तो 4.7 आया तो अपने को नेक्स्ट नंबर क्या है 5 को लेना है। यहाँ पे अगर 4.1 भी आता तो भी अपन 5 ही लेते, तो 5 आएगा, 5 का अपन को करना है 1/3 तो आता है 1.67। तो जो 1.67 है उसको नियरेस्ट में लेना है तो आ जाएगा 2, तो 2 डायरेक्टर जो होंगे वो एक्चुअली लाइबल हो जाएंगे फॉर रिटायर बाय द रोटेशन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। तो एक्चुअली में जो डायरेक्टर रिटायर होगा वो कौन होंगे, तो सबसे पहले जो कंपनी में लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए रहा हो उसको रिटायर किया जाएगा। अगर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट सेम डे पर होती है तो उस केस में म्यूचुअल एग्रीमेंट से या फिर लोड सिस्टम से डिसाइड किया जाएगा कि किस डायरेक्टर को पहले रिटायर करना है। उसके बाद में फिलिंग ऑफ द वैकेंसी ऑफ द रोटेशनल डायरेक्टर, तो ये 2 तरीके से फिल की जा सकती है। जब भी कोई जनरल मीटिंग में डायरेक्टर रिटायर होता है बाय रोटेशन, उस केस में या तो उस रिटायरिंग डायरेक्टर को ही कंपनी वापस से रीअपॉइंट कर सकती है या उसके प्लेस पे किसी अदर पर्सन को कंपनी अपॉइंट कर सकती है एज ए डायरेक्टर। किसी अदर पर्सन को अगर कंपनी डायरेक्टर अपॉइंट करती है तो उस केस में कंपनी को सेक्शन 160 की जो प्रोसीजर है वो फॉलो करनी पड़ेगी। उसके अलावा कंपनी के अंदर जो है अगर ये जो रिटायरिंग डायरेक्टर की जो वैकेंसी है वो फिल करना कंपनी को मैंडेटरी नहीं है, इन केस कंपनी के जो डायरेक्टर की जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की जो संख्या है वो कम नहीं हो जाए। अगर पब्लिक में जैसे 3, प्राइवेट में 2 एंड प्राइवेट में 2 एंड ओपीसी में जो 1 होता है उससे कम अगर नहीं होता है नंबर ऑफ डायरेक्टर, तो कंपनी को कोई मैंडेटरी नहीं है टू फिल अप द वैकेंसी ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर। उसके बाद में नेक्स्ट है सेक्शन 152 सबसेक्शन 7 डीम्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर। तो अगर कंपनी जनरल मीटिंग के अंदर ये डिसाइड नहीं कर पाती है कि रिटायरिंग डायरेक्टर की जो वैकेंसी है उसको फिलअप नहीं करना है और ना ही रिटायरिंग डायरेक्टर की जो वैकेंसी है उसको कंपनी फिलअप कर पाती है, तो उस केस में जो मीटिंग है वो एडजॉर्न हो जाएगी टिल दी सेम डे इन द नेक्स्ट वीक सेम टाइम एंड सेम प्लेस। और एडजॉर्न मीटिंग के अंदर भी कंपनी ये रिटायरिंग डायरेक्टर की जो वैकेंसी है उसको फिलअप नहीं कर पाती है एंड ना ही ये डिसाइड कर पाती है कि जो वैकेंसी है उसको फिलअप नहीं करना है। उस केस में जो क्या होगा कि जो मान लिया जाएगा कि जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उसकी इमीडिएट इफेक्ट से डीम्ड रीअपॉइंटमेंट हो चुकी है, तो उसको डीम्ड रीअपॉइंट कर दिया गया है रिटायरिंग डायरेक्टर को, ऐसा मान लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद में जो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट है उसकी भी कुछ एक्सेप्शन है। सबसे पहली एक्सेप्शन क्या है,
जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वो किसी भी मीटिंग में या फिर प्रीवियस मीटिंग के अंदर उसकी रीअपॉइंटमेंट के बारे में रिजोल्यूशन जो है वो रखा गया था और वो रिजोल्यूशन जो है उस मीटिंग में लॉस्ट हो गया था, उस केस में उस रिटायरिंग डायरेक्टर की जो रीअपॉइंटमेंट है वो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है। और या फिर जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उसने खुद ही ने नोटिस इन राइटिंग में दे दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या कंपनी को, अपनी अनविलिंगनेस शो कर दी है टू बी रीअपॉइंटेड, तब भी उसकी डीम्ड रीअपॉइंटमेंट अपन नहीं मानेंगे। या फिर वो डिस्क्वालीफाइड हो गया है फॉर दी अपॉइंटमेंट, या फिर उसकी रीअपॉइंटमेंट के लिए कोई स्पेशल या फिर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट हो, तब भी उसकी डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी। या फिर जो सेक्शन 162 जो होता है वो एप्लीकेबल हो जाता है, जो कि बात करता है सिंगल रिजोल्यूशन फॉर दी अपॉइंटमेंट ऑफ दी 2 और मोर डायरेक्टर, उस केस में भी उसको डीम्ड रीअपॉइंटमेंट को नहीं माना जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 जो कि रोटेशनल डायरेक्टर की बात करता है, सेक्शन 152 सबसेक्शन 7 जो कि अपन ने अभी देखा जो बात करता है डीम्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर। ये दोनों सेक्शन जो है उससे एग्जम्प्ट किया गया है गवर्नमेंट कंपनी को, अगर वो लिस्टेड कंपनी नहीं है और उस कंपनी ने गवर्नमेंट कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया है फाइलिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 एंड फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 के अंदर, तो उसको एग्जम्प्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 एंड 152 सबसेक्शन 7 से। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, डायरेक्टर टू फिल द कैजुअल वैकेंसी एंड नॉमिनी डायरेक्टर, जो कि सेक्शन 161 बात करता है। तो सबसे पहले सबसेक्शन 1 जो बात करता है वो करता है एडिशनल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के बारे में। तो अगर आर्टिकल ऑफ द कंपनी ऑथराइज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है एडिशनल डायरेक्टर को, किसी भी पर्सन को एट एनी टाइम कंपनी के अंदर। लेकिन जो पर्सन फेल टू गेट अपॉइंटेड हो चुका है इन जनरल मीटिंग, उसको एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता है, क्योंकि शेयर होल्डर की पावर से ऊपर जाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता है। उसके अलावा कब तक होल्ड करेगा अपना ऑफिस जो एडिशनल डायरेक्टर है, उसका टेन्योर क्या होगा, होल्ड करेगा अप टू द डेट ऑफ द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और द लास्ट डेट ऑन विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज अर्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एजीएम नहीं भी होती है तो जो लास्ट डेट ऑफ द एजीएम है तब तक ही वो अपना ऑफिस होल्ड कर पाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट है सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 जो कि बात करता है अल्टरनेट डायरेक्टर। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर मिली हुई है बाय द ऑथराइज बाय द आर्टिकल से या फिर बाय रिजोल्यूशन पास बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग से, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी पर्सन को अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। लेकिन अल्टरनेट डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब अपॉइंट करेगा, जब कोई भी कंपनी का डायरेक्टर है वो इंडिया से एब्सेंट रहता है फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ। उस केस में जो है उसके स्थान पर जो है कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अपॉइंट कर सकता है अल्टरनेट डायरेक्टर। लेकिन अल्टरनेट डायरेक्टर कौन नहीं बन सकता है, जो कंपनी में ऑलरेडी किसी जो पर्सन कंपनी में ऑलरेडी किसी डायरेक्टर की अल्टरनेट डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है वो नहीं बन पाएगा एक तो, एंड दूसरा जो कंपनी के अंदर ऑलरेडी डायरेक्टर है, उस सेम कंपनी के अंदर ऑलरेडी डायरेक्टर है, वो भी किसी और डायरेक्टर का अल्टरनेट डायरेक्टर जो है नहीं बन पाएगा। उसके अलावा अगर किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का किसी पर्सन को अल्टरनेट डायरेक्टर बनना है तो उसको जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए जो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है वो उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। उसके अलावा अल्टरनेट डायरेक्टर जो है वो अपना ऑफिस जो है होल्ड करेगा, वो कितने पीरियड के लिए होल्ड करेगा, तो जो ओरिजिनल डायरेक्टर का जो पीरियड परमिशेबल है उसको उसी पीरियड तक अल्टरनेट डायरेक्टर होल्ड कर सकता है। और जैसे ही अल्टरनेट डायरेक्टर जो है उसको जैसे ही ओरिजिनल डायरेक्टर जो है इंडिया में आ जाता है, अल्टरनेट डायरेक्टर को अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। उसके अलावा जो अपन ने ऊपर पढ़ा था ऑटोमेटिक डीम्ड जो रीअपॉइंटमेंट होती है, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर, उसका प्रोविज़न जो है अल्टरनेट डायरेक्टर को नहीं लगेगा, वो ओरिजिनल डायरेक्टर को लगेगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं नॉमिनी डायरेक्टर अंडर सेक्शन 161 सबसेक्शन 3। उसकी अपॉइंटमेंट भी जो है वो अगर सब्जेक्ट टू द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो उसकी अपॉइंटमेंट करेगा नॉमिनी डायरेक्टर की। अब फॉर एग्जांपल नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है, कंपनी ने मतलब बैंक ने किसी कंपनी को जो है लोन दे रखा है, तो जो बैंक है वो अपना एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है कंपनी के अंदर। तो अपने को इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, बस इतना ही ध्यान रखना है नॉमिनी डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट है वो सब्जेक्ट टू द आर्टिकल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट है कैजुअल वैकेंसी अंडर सेक्शन 161 सबसेक्शन 4। सो ये क्या बोलता है, कैजुअल वैकेंसी होने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। सबसे पहले जो डायरेक्टर है उसकी अपॉइंटमेंट हो रखी होनी चाहिए कंपनी के द्वारा इन जनरल मीटिंग। दूसरा, उसका ऑफिस जो है वेकेट होना चाहिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म इन द नॉर्मल कोर्स।
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कैजुअल वैकेंसी को फिल कर सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी को फिल कब करेगा? जब ऑफिस उसका वेकेट होता है बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म इन द नॉर्मल कोर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है बोर्ड मीटिंग के अंदर जो है कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करेगा। उसके अलावा सब्सिक्वेंटली जो है अप्रूव भी करवाना पड़ेगा मेंबर से इन दी इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग। एंड जो कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करने के लिए जो डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा उसका टेन्योर क्या होगा, कब तक वो ऑफिस होल्ड करेगा? तो वो होल्ड करेगा डेट अप टू विच द डायरेक्टर इन हुज प्लेस ही इज अपॉइंटेड वुड हैव हेल्ड ऑफिस इफ इट हैज नॉट बीन वेकेटेड। मतलब जिसके प्लेस पे उसको अपॉइंट किया गया है, अगर वो डायरेक्टर अपना ऑफिस वेकेट नहीं करता तो वो कब तक अपना ऑफिस होल्ड करता, तब तक ही जो है उस डायरेक्टर को ऑफिस होल्ड करना है जो कैजुअल वैकेंसी के द्वारा अपॉइंट हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर। तो सेक्शन 151 इसके बारे में बात करता है कि एक लिस्टेड कंपनी में हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर। तो एक लिस्टेड कंपनी चाहे तो एक डायरेक्टर जो कि इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर हो उसको अपॉइंट कर सकती है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, मे वर्ड का यूज हुआ है, ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है कि ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास में नॉट मोर देन 20,000 रुपीज के शेयर्स हों, यानी अप टू 20,000 रुपीज नॉमिनल वैल्यू के शेयर हों, उसको अपन बोलेंगे स्मॉल शेयर होल्डर। अब मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो कि रूल 7 में दिया है वो क्या बोलता है कि कितने स्मॉल शेयर होल्डर जो है उनकी रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन देने की, तब जो है कंपनी अपॉइंट कर सकती है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो एक लिस्टेड कंपनी को अगर रिटर्न नोटिस से 1000 स्मॉल शेयर होल्डर या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर विचएवर इज लोअर अगर एप्लीकेशन देते हैं तो कंपनी उनके लिए अपॉइंट कर सकती है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। लिमिट ध्यान रखिएगा, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर विचएवर इज लोअर। या फिर लिस्टेड कंपनी चाहे तो सीओ मोटो भी अपॉइंट कर सकती है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब जो स्मॉल शेयर होल्डर होंगे, जो कैंडिडेट प्रपोज कर रहे हैं फॉर दी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, वो एक रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा उनको कंपनी को एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग। एंड उनको सिग्नेचर करना पड़ेगा सबको उस नोटिस में, और उनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जिसको अपॉइंट कर रहे हैं उस पर्सन का नाम, एड्रेस, शेयर एंड उसके फोलियो नंबर। लेकिन उसका फोलियो नंबर एंड शेयर हेल्ड उसके जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है अगर वो कंपनी का मेंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी का मेंबर नहीं है वो भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है। नेक्स्ट, उस नोटिस के साथ में स्मॉल शेयर होल्डर क्या अटैच करेंगे? एक तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब डिन नंबर ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, एक ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड ऐसा लिख के देना है, एक उसकी कंसेंट, हिज कंसेंट टू एक्ट एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है वो कंसिडर किया जाएगा एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सो उसको 149 सबसेक्शन 6 एंड 149 सबसेक्शन 7 की जो कंडीशन है उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। उसके बाद में है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेक्शन 152। जो सेक्शन 152 है वो एज इट इज अप्लाई होगा अपॉइंटमेंट ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर पर भी एक्सेप्ट इन 3 पॉइंट के अलावा। जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है वो नॉट लाइबल टू रिटायर बाय द रोटेशन होगा, मतलब जो रोटेशनल डायरेक्टर है उसमें काउंट नहीं किया जाएगा उसको। जैसे अपन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर को काउंट नहीं करते हैं टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में वहां पर, वैसे ही अपन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को भी काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद में उसके टेन्योर के बारे में दिया गया है कि स्मॉल शेयर होल्डर जो डायरेक्टर है उसका टेन्योर जो है वो नॉट एक्सीड द पीरियड ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ईयर, 3 साल के कंसेक्यूटिव पीरियड से ज़्यादा उसका टेन्योर नहीं होगा। और उसका जो टेन्योर एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद में वो वापस रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। उसके अलावा जो सेक्शन 164 है जो कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर की बात करता है वो अप्लाई होगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर पर भी। उसके बाद में वेकेशन ऑफ द ऑफिस, कब जो है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है उसका ऑफिस वेकेट हो जाएगा? अगर उसने उसको इनकर कर दी है डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164, या वो वेकेट कर दिया है उसका ऑफिस जो है उसको वेकेट हो जाता है अंडर सेक्शन 167, या वो सीजेस टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है 149 सबसेक्शन 6 उसको वो फुलफिल नहीं कर पाता है। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप कितनी होल्ड कर सकता है? तो एक पर्सन जो है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कितनी कंपनी में बन सकता है? नॉट मोर देन 2 कंपनीज एट द सेम टाइम, मतलब 2 कंपनी से ज़्यादा में नहीं बन पाएगा। और वो भी जो सेकंड कंपनी में जो बनेगा वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, उसके अंदर भी जो वो फर्स्ट कंपनी के कॉन्फ्लिक्ट बिजनेस में या फिर कंपीटिंग बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। और अपन ने ये देखा था कि जो उसका टेन्योर होगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का वो होगा 3 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए।
ठीक है। उसके बाद में एक कूलिंग पीरियड आएगा जो भी होगा 3 ही साल का, और उस 3 साल के पीरियड के अंदर जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है वो कंपनी में किसी भी पोजीशन में अपॉइंट नहीं हो सकता डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। हाँ, तो नेक्स्ट है सेक्शन 160, राइट ऑफ द पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। तो सेक्शन 160 जो है उसके अंदर जो अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर है वो पर्सन भी जो है कंपनी को अपना कैंडिडेचर प्रपोज कर सकता है टू बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर। तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो जो पर्सन अपॉइंट होना चाहता है कंपनी में, मतलब जो अपना कैंडिडेचर प्रपोज करना चाहता है कंपनी को फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर, तो वो कंपनी को एटलीस्ट 14 डेज बिफोर ऑफ द मीटिंग, और वो मीटिंग चाहे ईजीएम हो या ईओजीएम हो, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो, उससे एटलीस्ट 14 डेज बिफोर वो रिटर्न में एक नोटिस दे देगा कंपनी को अपना कैंडिडेचर प्रपोज करने के लिए एज ए डायरेक्टर। या फिर दूसरा तरीका, कोई मेंबर भी जो किसी डायरेक्टर को प्रपोज करना चाहते हैं एज ए डायरेक्टर, तो वो भी जो है एटलीस्ट 14 डेज बिफोर कंपनी को रिटर्न नोटिस दे देंगे, एटलीस्ट 14 डेज बिफोर दी मीटिंग कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पर। फिर उसके साथ में रिटर्न नोटिस के साथ में एक 1 लाख रुपए की डिपॉजिट भी देनी पड़ेगी, लेकिन जो 1 लाख रुपए की जो डिपॉजिट देनी पड़ती है वो 3 केस में नहीं देनी पड़ेगी। या तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के बारे में बात हो तो नहीं देना है, या फिर अगर किसी पर्सन को डायरेक्टर रिकमेंड किया है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी ने, या फिर नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी नहीं है तो रिकमेंड किया है बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, तो उस केस में भी जो है इन 3 केस में रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ ₹1 लाख नहीं है। उसके अलावा एक्शन बाय द कंपनी क्या करेगी, जब कंपनी को रिटर्न नोटिस दे देता है वो पर्सन अपना कैंडिडेचर प्रपोज करने के लिए, या फिर मेंबर दे देते हैं कंपनी को, किसी पर्सन का कैंडिडेचर प्रपोज करते हैं मेंबर, तो उस केस में कंपनी उसके बाद में क्या करेगी, कंपनी को सारे मेंबर को जो है इंडिविजुअली इन्फॉर्म करना पड़ेगा एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग बाय सर्विंग द इंडिविजुअल नोटिसेस थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड। अगर ईमेल प्रोवाइड किया तो ईमेल के थ्रू भेजना पड़ेगा उनको नोटिस कंपनी को, सारे मेंबर को। अगर ईमेल प्रोवाइड नहीं किया है तो राइटिंग में कंपनी को सारे मेंबर को भेजना पड़ेगा, एंड कंपनी को अपने वेबसाइट पर भी प्लेस करना पड़ेगा इफ कंपनी की वेबसाइट है। नेक्स्ट है, अपन ने देखा इंडिविजुअल नोटिस कंपनी को भेजने पड़ेंगे सारे मेंबर को, लेकिन उसमें एक रिलैक्सेशन दी गई है कि व्हेन देयर इज नो नीड टू सर्व नोटिसेस इंडिविजुअली, अगर कंपनी एडवर्टाइज कर देती है कैंडिडेचर को नॉट लेस देन 7 डेज बिफोर द मीटिंग एक वर्नेकुलर न्यूज़पेपर में या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर में, तो कंपनी को इंडिविजुअली सारे मेंबर को नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा उस कैंडिडेचर के बारे में वर्नेकुलर न्यूज़पेपर में या इंग्लिश लैंग्वेज वाले न्यूज़पेपर में। अब रिफंड ऑफ डिपॉजिट कब हो जाएगा, या तो वो डायरेक्टर सेलेक्ट हो जाता है एज ए डायरेक्टर, या फिर उसको टोटल जो वैलिड वोट कास्ट है उसके 25% से ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, मतलब मोर देन 25% ऑफ द टोटल वैलिड वोट कास्ट अगर उसको मिल जाते हैं तब उसको रिफंड जो है उसकी डिपॉजिट जो है उसको रिफंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है एग्जम्पशन के बारे में, जो निधि कंपनीज है उनको जो 1 लाख रुपए की डिपॉजिट है वो 10,000 ही करनी पड़ेगी, उनके लिए वो लिमिट 10,000 की है। नेक्स्ट जो है सेक्शन 160 से एग्जम्पशन किन किन को दिया गया है, एक तो गवर्नमेंट कंपनी को, सब्सिडरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को एंड सेक्शन 8 कंपनी को। उनको एग्जम्पशन कब दिया जाएगा, अगर उन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया है फाइलिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 का एंड फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 का। हाँ, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 153 से लेकर के सेक्शन 159 तक। तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर का मतलब क्या होता है, जो नंबर अलॉट किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द डायरेक्टर, ताकि डायरेक्टर को आइडेंटिफाई किया जा सके, उसको अपन बोलते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एंड डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर अपन इंक्लूड करेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर को भी, मतलब डी पिन को भी अपन डिन नंबर ही मानेंगे। उसके बाद में रिक्वायरमेंट ऑफ द डिन, तो जो सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 बोलता है कि कोई भी पर्सन जो है जिसके पास में अगर डिन नंबर नहीं है तो वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो पाएगा, मतलब डिन नंबर होना ज़रूरी है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अगर उसको होना है तो। नेक्स्ट है फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ द डिन, जो सेक्शन 153 है
वो बात करता है फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द डिन नंबर। तो हर इंडिविजुअल जो अपॉइंट होना चाहता है एज ए डायरेक्टर किसी भी कंपनी में, तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर द डिन नंबर। अब रूल नंबर जो 9 है उसके अंदर प्रोसीजर दी गई है एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ द डिन। तो वो क्या प्रोसीजर है वो देखते हैं अपन। हर एप्लीकेंट जो डायरेक्टर बनना चाहता है किसी भी कंपनी में, उसको फॉर्म नंबर DIR 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट को विद द प्रिस्क्राइब फीस अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द डिन नंबर। या फिर डिन नंबर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नंबर INC 32 स्पाइस में भी दी जा सकती है। ये अपन एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे दी जा सकती है। उसमें मान लीजिए 3 पर्सन है जो एक कंपनी फॉर्म करते हैं प्राइवेट लिमिटेड, एंड तीनों के पास में डिन नंबर नहीं है, तो वो तीनों फॉर्म नंबर INC 32 स्पाइस फिलअप करके एक साथ में डिन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रोवाइडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टू फैसिलिटेट द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि जो एप्लीकेंट है वो अप्लाई कर सके फॉर द डिन नंबर। अब जो डिन नंबर की एप्लीकेशन जाएगी सेक्शन 153 में फॉर्म नंबर DIR 3 के अंदर, तो उसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है रिलेवेंट है वो अटैच करने पड़ेंगे एप्लीकेंट को। एक तो उसका फोटोग्राफ, एक उसका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एक उसका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, एक बोर्ड रिजोल्यूशन प्रपोजिंग हिज अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी, मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी, एंड एक स्पेसिमेन सिग्नेचर ड्यूली वेरीफाइड। उसके अलावा सबमिशन ऑफ डिजिटली साइन फॉर्म। उसके बाद में जो फॉर्म नंबर DIR 3 है उसको साइन करना पड़ेगा एंड सबमिट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिकली साइन करना पड़ेगा एप्लीकेंट को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से, और उसको वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा कंपनी सेक्रेटरी इन फुल टाइम प्रैक्टिस से, या फिर जिस कंपनी में वो अपॉइंट होना चाहता है एज ए डायरेक्टर उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से, या फिर डायरेक्टर से, या फिर CEO से, या CFO से डिजिटली वेरीफाई करवाना पड़ेगा। इन केस द नेम ऑफ द पर्सन डज नॉट हैव द लास्ट नेम, अगर उस पर्सन का लास्ट नेम नहीं है तो उस केस में वो अपने फादर या फिर ग्रैंडफादर का सरनेम यूज कर सकता है फॉर्म नंबर DIR 3 में। अब है अलॉटमेंट ऑफ द डिन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एप्लीकेशन मिलने के बाद में कब तक जो है अलॉटमेंट कर देगा डिन की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 1 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन डिन नंबर अलॉट करना पड़ेगा। अब रूल नंबर 10 में जो प्रोसीजर दी है वो रिगार्डिंग द रिजेक्शन एंड अलॉटमेंट ऑफ द डिन दी है। तो वो क्या बात करता है, जैसे ही फॉर्म नंबर DIR 3 पोर्टल पर पेमेंट करके फॉर्म नंबर DIR 3 जो फिलअप कर देगा एप्लीकेंट, तो उसको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। फिर एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा एंड डिसाइड करेगा उस एप्लीकेशन को एग्जामिन करने के बाद अप्रूव करना है उसको या रिजेक्ट करना है, और उसके बारे में कम्युनिकेट कर देगा वो एप्लीकेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द लेटर ऑफ द पोस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 1 मंथ जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर डिफेक्टिव या फिर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, एग्जामिन करने के बाद में पता चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एप्लीकेशन जो मिली है फॉर द डिन नंबर इन दी फॉर्म नंबर DIR 3 वो डिफेक्टिव है एंड इनकम्प्लीट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग इंटीमेशन देगा एप्लीकेंट को कि आपका एप्लीकेशन डिफेक्ट है एंड इनकम्प्लीट है, और डायरेक्ट करेगा उसको कि विद इन ए पीरियड ऑफ 15 डेज आप जो इस इनकम्प्लीटनेस को या इस डिफेक्टिव को आप जो है रेक्टिफाई कर लीजिए और अपना फॉर्म रीसबमिट कीजिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखता है कि जो उसने 15 दिन के बाद भी जो उसने रेक्टिफाई करके एप्लीकेशन सबमिट की है वो पार्शियली रेक्टिफाई की है या फिर स्टिल जो है वो एप्लीकेशन उसकी डिफेक्टिव है, ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को एप्लीकेंट को बोलेगा कि आप फ्रेश फाइल करो, आप दूसरी एप्लीकेशन फाइल करो। या फिर विद इन 15 दिन के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलता है कि वो रेक्टिफाई करता ही नहीं है डिफेक्ट को, इनकम्प्लीटनेस को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस एप्लीकेशन को ट्रीट करेगा एज एन इनवैलिड एप्लीकेशन। नेक्स्ट जो है, जो भी फीस पेड होती है इसमें वो फीस को किसी भी हालत में सेंट्रल गवर्नमेंट रिफंड करने वाला नहीं है। उसके बाद में प्रोहिबिशन ऑन ऑब्टेनिंग मोर देन 1 डिन, सेक्शन 155 बोलता है कि कोई भी पर्सन एक से ज़्यादा डिन नंबर होल्ड नहीं कर सकता है। उसके अलावा
नेक्स्ट है सेक्शन 156 जो बोलता है कि जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट से डिन नंबर रिसीव होता है एक पर्सन को, मतलब डायरेक्टर को, तो उस डायरेक्टर को विद इन ए 1 मंथ कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा रिगार्डिंग हिज डिन नंबर। उसके बाद में जो कंपनी है उसको सेक्शन 157 में कंपनी को भी जो जितने भी डायरेक्टर के डिन नंबर कंपनी के पास में रिसिप्ट हुए हैं, कंपनी को विद इन 15 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द इंटीमेशन रिगार्डिंग द डिन नंबर, कंपनी को रजिस्ट्रार को विद इन 15 डेज इन्फॉर्म करना पड़ेगा डिन नंबर। उसके अलावा जो अपन ने देखा कि एक कंपनी को, मतलब डायरेक्टर जो है वो विद इन 1 मंथ कंपनी को अपना डिन नंबर इन्फॉर्म करता है, इंटीमेट करता है, वो फॉर्म नंबर DIR 3B में करेगा। और जो कंपनी रजिस्ट्रार को इंटीमेट करती है रिगार्डिंग द डिन नंबर ऑफ द डायरेक्टर, वो विद इन 15 डेज जो करती है वो फॉर्म नंबर DIR 3C में करेगी। अब है पनिशमेंट फॉर फेलियर टू फर्निश द डिन नंबर टू द रजिस्ट्रार। जो रजिस्ट्रार को कंपनी को इंटीमेट करना पड़ता है डिन नंबर का, वो अगर फेलियर कर देती है उसके अंदर तो उसको पनिशमेंट लगेगा 25,000 रुपये का। अगर कंटिन्यू चलता है फेलियर तो 100 रुपीज़ ईच डे, जो होगा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़। और एवरी डिफॉल्टिंग ऑफिसर जो होगा लाइबल, उसको भी पेनल्टी लग जाएगी मिनिमम 25,000 की। कंटिन्यू रहता है अगर फेलियर तो 100 रुपीज़ फॉर ईच डे, और मैक्सिमम जो पेनल्टी होगी वो 1 लाख रुपीज़ की होगी। अब है ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट डिन। जो सेक्शन 158 है वो बात करता है कि हर पर्सन और या फिर हर कंपनी को, अगर वो कोई भी पर्सन या फिर कंपनी जो होती है वो फर्निश करती है एनी रिटर्न या इन्फॉर्मेशन या फिर पर्टिकुलर हर डॉक्यूमेंट में, हर रिटर्न में, हर इन्फॉर्मेशन में जो भी कंपनीज एक्ट के अंदर हैं उसको देने पड़ते हैं, फर्निश करने पड़ते हैं, उसमें उस कंपनी को और पर्सन को डिन नंबर को मेंशन करना पड़ेगा। अब है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 152, 155 एंड 156। इन तीनों सेक्शन का अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है तो पेनल्टी लग जाएगी 50,000 रुपये की, या फिर जो फेलियर है वो कंटिन्यू होता है तो पेनल्टी लग जाएगी 500 रुपीज़ ईच डे। हाँ, तो अपन ने जो पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 152, 155 एंड 156 देखा, उसके अंदर 152 जो है वो बात करता है कि कोई भी पर्सन डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता किसी भी कंपनी में जब तक उसके पास में डिन नंबर ना हो। सेक्शन 155 बात करता है मोर देन 1 डिन नंबर किसी के पास में नहीं हो सकते। एंड सेक्शन 156 जो है वो बात करता है डायरेक्टर जो है उसको अपना डिन नंबर इंटीमेट करना पड़ता है कंपनी को विद इन 1 मंथ। अब अपन देखते हैं कैंसिलेशन और सरेंडर और डीएक्टिवेशन एंड रीएक्टिवेशन ऑफ द डिन नंबर। रूल 11 उसके बारे में बात करता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर रीजनल डायरेक्टर नॉर्दर्न रीजन और या फिर कोई भी ऑथराइज जो ऑफिसर है बाय द रीजनल डायरेक्टर, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है बाय वेरिफिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर एंड डॉक्यूमेंट प्रूफ अटैच बाय द एप्लीकेंट को देख के कि उसका डिन नंबर जो है उसको कैंसिल या फिर डीएक्टिवेट करना है तो वो कर सकता है, लेकिन नीचे दिए हुए केसेस के अंदर। सबसे पहले कौन से केस में कर सकता है वो कैंसिल या डीएक्टिवेट? या तो डिन जो है वो डुप्लीकेट फाउंड हो जाता है, या जो उसने डिन नंबर ऑब्टेन किया वो रॉन्गफुल मैनर में या फिर फ्रॉडुलेंट मीन्स में ऑब्टेन किया है। अब रॉन्गफुल मैनर का मतलब क्या होता है? कोई लीगली डॉक्यूमेंट जो वैलिड नहीं है वो डॉक्यूमेंट देके, या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट देके, या फिर सप्रेशन ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन करके, या रॉन्ग सर्टिफिकेशन करके, या फिर मिसलीडिंग और फॉल्स इंफॉर्मेशन देके, या मिस रिप्रेजेंटेशन करके डिन नंबर को अगर ऑब्टेन किया जाता है तो उसको रॉन्गफुल मैनर करेंगे। एंड फ्रॉडुलेंट मैनर का मतलब होता है कि इंटेंट टू डिसीव द एनी पर्सन या फिर अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीव करने के लिए इंटेंशन से अगर डिन नंबर लिया उसको अपन बोलेंगे फ्रॉडुलेंट मीन। तो अगर डिन ऑब्टेन किया है रॉन्गफुल मैनर में या फ्रॉडुलेंट मीन्स में, तब भी जो है डिन नंबर जो उसको कैंसिल और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर जो इंडिविजुअल है उसकी डेथ हो जाती है, या फिर जो इंडिविजुअल है वो अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर हो जाता है, या फिर जो इंडिविजुअल है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, और उसके अलावा जो एप्लीकेंट है वो खुद भी एप्लीकेशन करके फॉर्म नंबर DIR 5 में अपना डिन नंबर सरेंडर कर सकता है, लेकिन उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि ही हैज़ नेवर यूज द डिन नंबर फॉर एनी डॉक्यूमेंट एंड ही हैज़ नेवर बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी। उस केस में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उसके डिन नंबर को डीएक्टिवेट कर देगी आफ्टर वेरीफाइंग द ई रिकॉर्ड्स। उसके बाद में अगर कोई इंडिविजुअल जिसने इंटीमेट नहीं किया है अपने पर्टिकुलर इन फॉर्म नंबर DIR 3 KYC
तब भी जो है जो रूल 12A में रिक्वायरमेंट होती है तब भी उसका डिन नंबर कैंसिल या फिर डीएक्टिवेट किया जा सकता है। और जो डीएक्टिवेट जो डिन नंबर होता है उसको वापस रीएक्टिवेट भी किया जा सकता है अगर वो फॉर्म नंबर DIR3 में अलोंग विथ फीस पे करके भर देता है। हाँ, तो नेक्स्ट है इंटीमेशन ऑफ चेंजेज इन पर्टिकुलर स्पेसिफाई इन द डिन एप्लीकेशन। जो फॉर्म नंबर DIR3 में एप्लीकेंट ने डिन नंबर की एप्लीकेशन दी थी, उस एप्लीकेशन के साथ में जो उसने पर्टिकुलर सबमिट किए थे उसके अंदर में कोई चेंज आ जाता है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ सच चेंज इंटीमेट करना पड़ता है। तो फॉर्म नंबर DIR6 में वो इंटीमेट करेगा उस चेंज के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले उसको फॉर्म जो है DIR6 डाउनलोड करना पड़ेगा पोर्टल से और जो भी रेलेवेंट चेंजेज है उसको वेरीफाई करके जो भी स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट के जो प्रूफ है वो अटैच करना पड़ेगा, डिजिटली साइन करना पड़ेगा एंड डिजिटली साइन करवाना पड़ेगा चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से। और वो फॉर्म नंबर DIR6 से उसको सबमिट करना पड़ेगा। इस प्रकार से वो जो है जो भी चेंजेज हुआ फॉर्म नंबर DIR3 में उसको विद इन 30 डेज सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर देगा। उसके बाद में एप्लीकेंट टू बी इन्फॉर्म ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एप्लीकेंट को इन्फॉर्म कर देगी कि जो भी आपके पर्टिकुलर में चेंजेज है वो हमने अपने डाटाबेस में इनकॉर्पोरेट कर लिया है। इन्फॉर्म कैसे करेगी एप्लीकेंट को? बाय द लेटर ऑफ पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली। उसके बाद में इंटीमेशन टू द कंसर्न रजिस्ट्रार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिन सेल ऑफ द मिनिस्ट्री है वो इंटीमेट कर देगी कंसर्न रजिस्ट्रार को कि जो पर्टिकुलर जो भी चेंजेज हुए हैं उसके बारे में। उसके बाद में जो इंडिविजुअल है उसको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंपनी को रिगार्डिंग दी जो भी चेंजेस किए हुए हैं उसके पर्टिकुलर में विद इन 15 डेज ऑफ सच चेंज।